नमस्कार दोस्तों। अ, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने आए हैं जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है और बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन की, शिक्षा की। आज जैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी कैसे बनी, इस बात की हम पड़ताल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है देसी जनता को सभ्य बनाना। ये देसी जनता कौन है? ये हम भारत के लोग हैं। और हमें सभ्य बना कौन रहा है? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ये कह रही है कि हम आपको सभ्य बनाएंगे। किसको सभ्य बनाएंगे? जिसकी सभ्यता का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है, जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। उस भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में मुनाफा कमाने आई थी, अब वो क्या कह रही है कि अब आप असभ्य लोग हैं, हम आपको सभ्य बनाएंगे। ऐसा क्यों कह रही है कंपनी? क्योंकि कंपनी का एक सांस्कृतिक मिशन है। कैसा? ये सांस्कृतिक मिशन क्या होता है? देखिए, सांस्कृतिक मिशन आज भी चल रहा है। पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता को हमारे ऊपर थोपने का मिशन। इसका मतलब होता है कि जब कोई संस्कृति अपनी संस्कृति को, अपनी मूल्य मान्यताओं को किसी दूसरे व्यक्ति की संस्कृति के ऊपर थोपती है, किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में बैठा देती है, तो वो उसका एक सांस्कृतिक मिशन होता है। ठीक, अब इनका क्या सांस्कृतिक मिशन है? जैसे आज के परिवेश में हम समझाते हैं। आज क्या है? आज हम पहनते क्या है? जीन्स, शर्ट, टॉप, टी शर्ट। ये पहनावा भारत का नहीं है, ये पहनावा है पश्चिम का। और जिस तरीके से कटी फटी जीन्स है, यहाँ वहां से कटे हुए टॉप आ रहे हैं, ये तरीका भारत का नहीं है। भारत एक बहुत शालीनता वाला देश रहा है। जो हम खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, मैकडोनाल्ड, केएफसी, ये भी हमारा नहीं है। हम सात्विक आहार खाने वाले लोग रहे हैं। और जो हम बोलते हैं, हमारे कॉन्वेंट स्कूल जो सिखाते हैं, वो भी हमारा नहीं है। वो हमें अंग्रेजी सिखाते हैं। मुझे अंग्रेजी से शिकायत नहीं है, लेकिन अपनी भाषा पर हीन समझना और दूसरों की भाषा बोल के उस पर गर्व करना, ये कौन सी समझदारी है? तो ये जो इनका सांस्कृतिक मिशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था, वो आज भी चल रहा है और बदस्तूर जारी है। आज हमें इसे पढ़ लिख कर समझने की जरूरत है कि ये हमें कहाँ ले जा रहा है। तो ब्रिटिश शासन का विद्यार्थियों और शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तय हो जाएगा इनके सांस्कृतिक मिशन से। और इनका मिशन है अच्छी प्रजा बनाना। अच्छी प्रजा क्या होती है? राजा या शासक जो कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, उस सब में हाँ में हाँ मिलाए, तो वही इनकी समझ में अच्छी प्रजा है। अब देखिए, कंपनी आई तो थी यहाँ व्यापार करने, और कंपनी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी शासन मिल जाएगा भारत पे। लेकिन कंपनी शासक बन गई। बंगाल जीत के कंपनी ने बंगाल पे कब्जा किया। धीरे धीरे शेष भारत में अपना विस्तार करने लगी। तो जब एक कंपनी शासक बन गई, तो शासन चलाने के लिए लोग चाहिए, ज्ञान चाहिए, भाषा की समझ चाहिए। संवाद कैसे करेंगे आपस में? अधिकारी जनता के साथ कैसे संवाद करेंगे? पत्र व्यवहार कैसे होगा? कोई आदेश राजा का निकल के जाना है तो किस भाषा में जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा? इन सारी बातों के लिए ज्ञान की, समझ की, भाषा की जरूरत होती है। शासन चलाने के लिए भाषा और ज्ञान चाहिए होता है। तो अब इनको भी लग रहा है कि अब हम शासन चलाएंगे तो कैसे चलाएं, और जैसे हम शासन चलाएंगे उसी हिसाब की शिक्षा हमें देनी पड़ेगी। ठीक बात है। तो इस तरीके से दो दृष्टिकोण थे कि भाई कौन सी शिक्षा दें और किस भाषा को बढ़ावा दें, किस भाषा में इन भारत के लोगों को ज्ञान दें, ताकि ये हमारे शासन प्रशासन के छोटे मोटे कामों में हमारी मदद करें। तो ये हुआ कि शुरू में जो विद्वान थे वहाँ के, कंपनी की तरफ से जो भेजे गए लोग थे, उनका दृष्टिकोण प्राच्यवादी था। ये प्राच्यवादी क्या होता है? अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो एशिया, जिसमें भारत भी स्थित है, ये वाला क्षेत्र पूरब की तरफ पड़ता है अपेक्षाकृत यूरोप के। तो यूरोप के लोग इस क्षेत्र को प्राच्यवाद, पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। और इसे, इस क्षेत्र की भाषा और संस्कृति के समर्थकों को प्राच्यवादी कहा। क्या कहा? प्राच्यवादी। और प्राच्य या प्राची
ये भारत का संस्कृत का शब्द है और इसका जिक्र रामचरितमानस में आता है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बंदौ कौशल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। मैं ऐसी कौशल्या की वंदना करता हूँ जिन्होंने राम जैसे सूर्य को जन्म दिया है। कौशल्या क्या हो गए? पूर्व दिशा, और राम क्या हो गए? सूर्य हो गए। तो उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी कौशल्या की वंदना करती हूँ जिन्होंने राम को जन्म दिया है। और बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कौशल्या किसके समान है? प्राची यानी पूर्व दिशा के समान है, जिससे सूर्य उदित होता है। कौशल्या की कोख से श्री राम उदित हुए। तो ये तो हो गया प्राच्यवादी, ठीक है ना। अब प्राच्यवादी क्या सोचते हैं कि फारसी, संस्कृत और अरबी के ज्ञान को बढ़ावा दें। अब ज्ञान को बढ़ावा तभी देंगे ना जब यहाँ के ज्ञान को समझेंगे, इस भाषा को समझेंगे। खाली भारत के लोगों पे तो नहीं छोड़ देंगे ना। अगर अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो अपने आप समझना पड़ेगा। तो वहाँ के जो लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो भारत का जो ज्ञान है, जो अरबी में, फारसी में, संस्कृत में है, उसका अध्ययन करते हैं। और इस अध्ययन करने वालों में एक बहुत ही फेमस नाम है विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स कलकत्ता का जो न्यायालय थे वहाँ न्यायाधीश बन के आए थे। इनको भाषाओं में गहरी रुचि थी। फ्रेंच का, लैटिन का अध्ययन इन्होंने किया था, और यहाँ आके ये अरबी, फारसी और संस्कृत का ज्ञान सीखते हैं। जब ये भाषा सीख लेते हैं तब ये भारत के जो ग्रंथ होते हैं, भारत की किताबें जो होती हैं वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट क्या क्या भारत ने ज्ञान दिया है ना। तब इन्हें पता चलता है कि भारत की संस्कृति जो थी, प्राचीन संस्कृति, वो बहुत महत्वपूर्ण थी और उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है विश्व को। उस योगदान को कुछ इस तरीके से एक फिल्मी गाने में गाया गया है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत को, चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो ये जो है ना, ये वाला जो दृष्टिकोण है कि भारत का जो अतीत है बहुत ही वैभवपूर्ण रहा है, बहुत ही बेहतर रहा है, ये निष्कर्ष निकाला इन्होंने। और इनका निष्कर्ष बिल्कुल सही था। इन्होंने कहा कि बाद में भारत में जब आक्रांता आने लगे मध्य एशिया से, तो भारत का पतन हुआ है, ये बात ठीक है। कि अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तभी भारत का उतना ही विकास है, उतना ही वैभवपूर्ण कंडीशन है, अब नहीं है। लेकिन हाँ, अतीत में था। और इन्होंने कहा कि भारत का जो ज्ञान है वो पश्चिम के ज्ञान की ही तरह है, वैसा ही मूल्यवान है, वैसा ही आदर के योग्य है। अब इनके साथ में टॉमस कोलब्रुक थे, हॉल हेड थे, तो ये प्राच्यवादी विद्वान थे और इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी। अपना काम करें कैसे, अपने काम को कैसे बढ़ावा दें, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल। और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसने की। एशियाटिक सोसाइटी ने अपना एक रिसर्च पेपर भी निकाला था, शोध पत्र निकाला था। इन्होंने शोध किया था भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान पे, और उसको कैसा माना? वैभवशाली अतीत। कैसा माना? और कहा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारत के वैभवशाली अतीत की खोज की। तो ये तो था प्राच्यवादी दृष्टिकोण, जिन्होंने भारत के ज्ञान और भारत की भाषाओं का समर्थन किया। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है बच्चों, वर्नाकुलर। ये वर्नाकुलर क्या होता है? जो अंग्रेजी विद्वान थे वो यहाँ की स्थानीय भाषाओं को, लोकल भाषाओं को वर्नाकुलर कहते थे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अरबी, फारसी, संस्कृत का जिक्र आ रहा है, हिंदी कहाँ है? तो हिंदी अभी पूरी तरीके से विकसित अवस्था में नहीं है। और भारत का जो प्राचीन साहित्य लिखा गया वो मूलतः संस्कृत में लिखा गया है। जब मध्य एशिया के लोग यहाँ आकर बसे तो उन्होंने अरबी और फारसी भाषा को प्रोत्साहन दिया। तो खैर, अब अरबी और फारसी और संस्कृत के ज्ञान की बात हो रही है, उसके अध्ययन की बात हो रही है। अब ये तो विद्वान है, ये कोई शासक प्रशासक तो है नहीं। विद्वान क्या करते हैं? राय देते हैं, परामर्श देते हैं, और उनको लागू कौन करता है? लागू करता है जो राजा होता है, प्रशासक होता है, शासक होता है। तो उस समय के बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे गवर्नर? ये वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कहा कि ठीक है, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि यहाँ के लोगों पे शासन करने के लिए यहीं की भाषा में उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, और उन्हीं के जो व्यवस्था है उसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और इनकी व्यवस्था भी ठीक ठाक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीयों को शिक्षित करने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला। मदरसा क्या होता है? अरबी भाषा में
पढ़ने वाले स्थान को, स्कूल कॉलेज को मदरसा कहते हैं। और मदरसा में पढ़ाने वालों को मुंशी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र, शायद प्रेमचंद्र जी भी अध्यापक होंगे, तो उनके नाम के भी आगे जुड़ा है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र भारत के उपन्यास सम्राट और पंडित कहते थे। और बनारस में इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला। हिंदू कॉलेज में जो संस्कृत पढ़ाने वाले होते थे उनको पंडित कहते थे, पंडित यानी विद्वान। तो इस तरीके से इन्होंने इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भारतीय भाषाओं के और भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देने की कोशिश करी। अच्छा, इसी बीच एक और बात हुई कि यूरोप में जो ईसाई मिशनरियां थी वो भी कह रही थी कि नहीं, हम भी शिक्षा देने जाएंगे, हम अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो 1813 में एक चार्टर आया था, उसके तहत इनको भी अनुमति दी गई थी कि आप भी जाइए और अपनी भाषा, अपने धर्म का प्रचार कीजिए। तो ये भी भारत में शिक्षा देने आई थी और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हालांकि इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए शिक्षा का प्रचार किया। तो खैर, अब ये सब प्राच्यवादी जब शुरू हो गए, चलने लगा ये दृष्टिकोण, तो फिर अंग्रेजों को, कुछ अंग्रेज थे वो इससे सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर हमारा ज्ञान, हमारी समझ और भारतीयों की समझ, हम इन्हें ये बता देंगे कि तुम्हारा भी वैभव अतीत वैभवपूर्ण है, तुम्हारा ज्ञान भी बेहतर है, तुम्हारी भी भाषा बेहतर है, तो किस आधार पे हम इन पे शासन करेंगे? हमें इनसे स्वयं को बेहतर बताना होगा ना, तभी तो हम हम इन पर शासन कर पाएंगे। तो दूसरा दृष्टिकोण जो था, जो पाश्चात्यवादी थे, जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, वो कहते थे कि नहीं, जो पूरब के लोग हैं इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, ये जो समाज है वो त्रुटिपूर्ण है, ये समाज जंगली है, असभ्य है, और इनका ज्ञान हम नहीं देंगे। इसमें जेम्स मिल जो थे, इन्होंने तो प्राच्यवादियों की घोर आलोचना की और इन्होंने कहा कि भारत का जो, एशिया का जो समाज है वो बिल्कुल असभ्य समाज है, सती प्रथा है, छुआछूत है, बहुत कुछ ऐसा था जो इन्होंने कहा। और फिर इन्होंने तो कहा ही, लेकिन मैकाले ने तो घोषणा कर दी कि भारत असभ्य देश है। और मैकाले ने क्या कहा? मैकाले ने कहा कि भारत का जो अरबी, फारसी, संस्कृत का पूरा जो साहित्य है, पूरा जो ज्ञान है, वो यूरोप की लाइब्रेरी के एक अलमारी के बराबर भी नहीं है। शायद मैकाले ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, है ना, पढ़ा ही नहीं होगा। मैकाले ने पढ़ा होता तो कैसे बोल पाता। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं था कि मैकाले ने पढ़ा नहीं होगा। जब किसी सामने वाले को आपको इंफीरियर फील कराना होता है तो क्या करते हैं? उसको बताते हैं, देखो तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम, अगर उसमें कमी है तभी तो आप उससे बेहतर हुए ना। तो यही एजेंडा अब इन्होंने अपनाया है। इन्होंने बताया है कि भारतीय, देखो तुम में कितनी कमियां हैं, तुम कितने असभ्य हो, अब हम तुम्हें बेहतर बनाने चले हैं, और अब हमारी तरीके से तुम सोचो और जियो, तो तुम कैसे हो जाओगे? सभ्य हो जाओगे। इस सभ्यता के लिए इन्होंने क्या किया? मैकाले मिनट्स, मैकाले का एक विवरण पत्र आया 1835 में, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम। अब इसी दिन से, इसी समय से भारत में शिक्षा का माध्यम क्या बन गया? अंग्रेजी भाषा। तब से लेके आज तक भारत में लोग अंग्रेजी भाषा के पीछे पढ़े, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे। अब गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं। अब मैकाले की आत्मा कितनी खुश हो रही होगी। मैकाले क्या चाहता था? वो चाहता था कि भारत के लोगों को, रंग और रक्त से तो भारतीय रहेंगे, वो तो बदल ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ दिमाग से हम बिल्कुल अंग्रेज बना देंगे। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी खाना खाना, अंग्रेजी जीवन जीना, पूरी जीवन शैली बदल के ही रखेंगे। और आज के भारत को अगर देखा जाए तो शायद मैकाले ने जो सोचा था हम उसे पूरा कर रहे हैं। हम पीछे पड़े हैं अंग्रेजी भाषा के। हमें अपनी भाषा, हिंदी मातृभाषा को बोलने में हीनता महसूस होती है और गर्व लगता है अंग्रेजी बोलने में। दोस्तों, अंग्रेजी बहुत जरूरी भाषा है, मैं भी मानती हूँ। मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है, बीएससी और एमएससी अंग्रेजी माध्यम से ही किया है, लेकिन अपनी भाषा पर गर्व जरूर हमें करना चाहिए, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। लेकिन हिंदी भाषा को, आज मुझे बहुत दुख होता है जब कॉन्वेंट के बच्चे कहते हैं हिंदी ये तो मुझे आती ही नहीं है, और उन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी माँ को भूल जाना, अब कि जैसे हम अपनी माँ को भूल जाएं तो अपनी मातृभाषा को भूल जाना भी ऐसा ही है, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो खैर, अब मैकाले ने कहा कि ठीक है, किस भाषा में पढ़ाएंगे? अंग्रेजी में। और किसे पढ़ाएंगे? तो अब वो तो इतना कंपनी व्यापार करने आई थी ना,
वो यहाँ कोई कल्याण करने थोड़ी आई थी भारतीयों का। हालांकि कह रहे हैं कि हम तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पढ़ाएंगे। किनको पढ़ाएंगे? छोटे छोटे कंपनी के पदों पे शासन के लिए जिन लोगों की जरूरत है उनको पढ़ा देंगे, उन्हीं से काम चल जाएगा। तो मैकाले की शिक्षा के आधार पे अंग्रेजी शिक्षा की भारत में शुरुआत हो गई। अब मैकाले के टाइम पे विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने भारत में इस अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। खैर, अब आप ये देखिए कि दृष्टिकोण भी समय के आधार पे और जरूरतों के आधार पे बदलते हैं। जब प्राच्यवादियों का बोलबाला था, तब ये था कि कैसे भी जनता विरोध ना करे और भारत की भाषा में भारत की तरह का शासन स्थापित करके एक बार हम पैर जमा लें। तो एक बार जमा भी लिया इन्होंने। अब क्या है? अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही है। अब भारत से कच्चा माल ले जाके यहाँ तैयार माल लाना है, बेचना है। अगर भारत के लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े पढ़े होते तो क्या जीन्स खरीदते, मैकडोनाल्ड का पिज्जा खाते? नहीं करते ना ये सब। वैलेंटाइन डे मनाते, फादर्स और मदर्स डे मनाते। अरे 365 दिन हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जरूरत क्या है फादर और मदर डे मनाने की? लेकिन मना रहे हैं कॉन्वेंट में पढ़ने वाले। हम लोगों के भी बच्चे मना रहे हैं, लेकिन अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं? तो खैर, मदर्स डे फादर्स डे वो मनाते हैं यूरोप में और अमेरिका में, क्योंकि वो लोग बच्चे अपने माता पिता से अलग रहते हैं, या माता पिता का तलाक हो चुका है, या माता की किसी और के साथ शादी हो गई, तो कभी वो याद करते हैं कि हमारे ये पिता हैं या थे, या माता है या थी। तो उनके लिए ठीक है, हम लोगों के लिए मतलब खुशी आती है। तो खैर, अब अब धीरे धीरे अब इन्हें अपना सामान बेचना है और भारतीयों को अंग्रेजी में पढ़ाना लिखाना है। तो 1854 में कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे वुड। वुड ने कहा कि नहीं, ब्रिटिश वस्तुओं की मांग को बढ़ाने के लिए भारत में हमें अधिक से अधिक लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। तो वुड का डिस्पैच आ गया। अब वुड ने कहा कि शिक्षा को सरकार के नियंत्रण में करो, फिर सरकार जो चाहेगी वैसी शिक्षा देगी, और जैसी शिक्षा देगी वैसे लोग बनेंगे, है ना? तो सरकारी विभागों का गठन हो जाता है, यानी शिक्षा पे किसका नियंत्रण हो जाता है? सरकार का। अगर आपने अगर मौका मिले तो पढ़िएगा, हिटलर ने जब जर्मनी पे शासन किया तो भी शिक्षा को अपने नियंत्रण में लिया था। जब जब कोई तानाशाह होता है तो शिक्षा को जरूर नियंत्रण में लेता है। क्यों? क्योंकि जैसी शिक्षा होगी वैसे लोग होंगे, और जैसे लोग हमें बनाने हैं, अगर हम वैसी शिक्षा बना दें तो अपने आप ही वैसे लोग बनने लगते हैं। अब देखिए, इनका जब ये आया गुड डिस्पैच, तो इसके आधार पे 1857 में विश्वविद्यालय बनाए गए। कहाँ कहाँ? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। अब ध्यान दीजिए, ये दक्षिण भारत है, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। और यहाँ उत्तर भारत में 1857 में क्या हो रहा है? यहाँ क्रांति हो रही है और यहाँ विश्वविद्यालय बन रहे हैं। ठीक है ना? और यहीं से आके फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला हो गया, अंग्रेजी ज्ञान का बोलबाला हो गया, और भारत का जो ज्ञान था, जो आयुर्वेद था, योग था, वो सब पीछे छूट गया और हम पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के पुजारी बन गए। अब यहाँ भारत के जो लोग थे उनका इस शिक्षा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण था। जैसे गांधी जी इस वाली शिक्षा को ठीक नहीं मानते थे। उनको लगता है कि ये जो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लोग, वो अपने ही समाज से कट जाते हैं। अब कोई भारत में जहाँ हिंदी भाषी लोग ज्यादातर रहते हैं, वहां कोई जाके अंग्रेजी बोले तो कैसा अजनबी नशा, उसको कैसा समझेंगे लोग? अजनबी समझेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा है, ये भारत के ही लोगों को अपने लोगों से काट रही है और वो अपने ही समाज से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस वाली शिक्षा का ये आलोचना उस समय के विद्वान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी की। उनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा है ये बड़ी उबाऊ है। बच्चे को जबरदस्ती स्कूल में ठूसना, अनुशासन का पालन कराना, नंबर लाने के लिए मजबूर करना, ये सब आज हम देख रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि बच्चे का स्वाभाविक विकास होना चाहिए, रचनात्मक विकास होना चाहिए। कोई लेखक है तो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो साहित्यकार ही बन सकता है। कोई अगर अच्छा कोई वैज्ञानिक बनने की पात्रता रखता है ना, तो आप उसको फिर
ऐसा नहीं है कि फिर वो अभिनेता बन जाए। सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। लता मंगेशकर ही बन सकती थी और वो बनी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉन्वेंट के स्कूलों के बाद कि हम दबाव बना रहे हैं कि 99% लाओ, नीट निकालो, यूपीएससी निकालो, यूपीपीसीएस निकालो, जेईई निकालो। हर बच्चा इन एग्जामों के लिए नहीं बना है। और अगर सब यही बन जाएंगे तो नेता कौन बनेगा? जैसे ही मैंने नेता का नाम लिया, आपके दिमाग में भ्रष्टाचार गूंज गया होगा। ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे नेता भी होते हैं। और बहुत से खिलाड़ी कौन बनेगा? बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जीवन के, उनमें कौन लोग जाएंगे? अगर सब डॉक्टर ही बन गया, सबने नीट ही क्वालिफाई कर लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सृजनात्मक विकास का माहौल होना चाहिए। हाँ, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पढ़ाइए, लेकिन भारतीय ज्ञान को भी पढ़ाइए। भारतीय ज्ञान भी कायदे का है, अच्छा है, बेहतर है। तो खैर, आज भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी एक दृष्टिकोण को की तरफ झुक नहीं जाना है, बहुत खुला दिमाग रखना है। अंग्रेजी भी सीखनी है, लेकिन अंग्रेजी को प्रतिष्ठा और सम्मान का मुद्दा नहीं बनाना है। अपनी भाषा भी सीखनी है, अपनी भाषा पे भी गर्व करना है। तो खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।